हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था पीपीएससी में सीनियर असिस्टेंट का। हालांकि उसके अंदर रीजनिंग और जीके हुई थी, तो इस वीडियो में हम लोग जीके डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट ईयर तो हुआ ही था, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं भाई। और वीडियो डिस्कस करने से पहले भी अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है सेट डी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ जीके डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट दी गई हैं भाई, कि जो लाहौर की ट्रीटी हुई थी वो लॉर्ड हार्डिंग और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा हमें ये भी पता है कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो फुल्किया मिसल से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि मैंने पंजाब जीके के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है, और जो भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साथ ही यहाँ पर एक आई बटन आएगा, वहाँ पर भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद था कुछ कंट्रीज थी और उनके हेड के नाम दे रखे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जैर बोल्सोनारो वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। और जो भी यहाँ पे अन्य नाम दिए गए हैं हेड हैं, और जो कंट्री दी गई हैं वो नाम बिल्कुल उसके सीध में ही दिए हुए हैं, यानी कि ए का आंसर 1 है, बी का 2 है, इसका ये है और इसका ये आंसर है। उसके बाद था कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के वो कौन है। तो 2019 में सुनील अरोड़ा थे, हालांकि अभी भी यही हैं। तो लेकिन जिस टाइम के क्वेश्चन पूछा गया अभी उसी टाइम पे जो करंट चीफ होता है उसी की बात चल रही है, तो उस टाइम थे सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुज इस्टेब्लिश द मंजी सिस्टम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुरु नानक देव जी। तो मंजी सिस्टम जो था वो शुरू किया था ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास जी ने। उसके बाद था कि नानक शाही कॉइन जो है किसने इशू किए हैं। तो ये किए थे भाई महाराजा रंजीत सिंह ने अपने समय पर, 85 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु रोट द फॉलोइंग नोवेल आनंदमठ इन द सेट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रेबिलियन। तो भी ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और यहीं से इन्होंने जो था हमारा नेशनल सॉन्ग है लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद देखते हैं भाई, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफरेबल इन समर बिकॉज, यानी कि जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो प्रेफर करते हैं समर में, क्योंकि जो लाइट कलर हैं वो पुअर एब्जर्वर होते हैं हीट के। जैसे कि हम बोलते हैं कि अवॉइड करते हैं कि ब्लैक कलर नहीं पहनना, डार्क कलर नहीं पहनना है, क्योंकि ये हीट को एब्जर्व करते हैं। अगर हीट को एब्जर्व करेंगे तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी, और वहीं पे अगर लाइट कलर क्लोथ पहनेंगे तो ये एब्जर्व नहीं करते हैं इतना ज़्यादा हीट को, एज कंपेरिजन टू जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं। उसके बाद है चिल्ड्रन हु रिसीव वेरी लिटल सनशाइन सफर फ्रॉम। हालांकि क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, या फिर ये भी पूछ सकते थे कि जो सनलाइट की वजह से, सनलाइट की कमी की वजह से जो रोग होता है, क्योंकि हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है लाफिंग गैस के बारे में पूछा हुआ था भाई, लाफिंग गैस हम लोग बोलते हैं N2O को, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ, जो नैनो पार्टिकल का साइज होता है भाई वो होता है 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 91st कुपरोहीरा मेमोरियल जो है, मेमोरियल है, ये मलेरकोटला के पास है भाई। तो ये किसकी याद में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भाई वड्डा कल्लूकारा, जो कि 1762 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कुछ रेवोल्यूशन हुए थे भाई टाइम टू टाइम, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो येलो रेवोल्यूशन है जिसको बोलते हैं हम ऑयल सीड्स के बारे में। उसके बाद है जो ऑप्शन नंबर बी है ब्लू रेवोल्यूशन, ये है फिश प्रोडक्शन को लेकर, फिश के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आप सब जानते ही हैं कि क्रॉप, फूड क्रॉप्स के लिए है, और जो वाइट है वो मिल्क के लिए है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इंडियन नेशनल आर्मी केम एग्जिस्टेंट इन 1943। हालांकि इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये बनी थी भाई सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलेट एक्ट एम्ड एट, जो रोलेट एक्ट 1919 के अंदर आया था, तो उसका
मतलब एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या था कि इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर ऑफ फॉर ट्रायल, यानी कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा विदाउट ट्रायल। हालांकि रोलेट एक्ट के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा 15 से 20 मिनट का वीडियो बना रखा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से समझाया हुआ मैंने, जो भी मैंने हिस्ट्री की सीरीज़ बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी क्या होगा भाई, जब भी अभी पंजाब के अंदर एग्ज़ाम होंगे आगे, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, तो 22 में जो इलेक्शन होंगे हमारे, तो उससे पहले तो सरकार पोस्ट जो है हमेशा की तरह निकालती ही है। तो अब लगभग लगभग 1 से 1.5 साल रह गया भाई। तो और ज़्यादा चांसेस ये भी रहते हैं कि एग्ज़ाम क्वेश्चन जो हैं जो पहले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनमें से दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये डिस्कशन जो है ये भी ज़रूरी है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरेटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के समय पर कौन सी जगह जो थी इफेक्ट नहीं हुई थी, तो ये थी भाई चित्तौड़। कानपुर में भी हुआ था, लखनऊ में भी और झांसी में भी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हम बोलते हैं भाई ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट विच दे लिव, यानी कि एक कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म की जो साथ में रहती है अंडर ए इन्वायरमेंट। उसके बाद है 97 कि अगर हम हिमालय के थ्रू जाएंगे तो कौन कौन तरह के पेड़ हमें देखने को मिलेंगे भाई। तो हमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, सैंडलवुड हमें देखने को नहीं मिलेगा भाई। उसके बाद है एक पेयर बना के दिया था भाई कि स्टार क्वेश्चन में हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ नहीं होते हैं, अन स्टार में हम पूछ सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी एमपी ने किसी मंत्री से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या दूसरी जो मेजोरिटी में पार्टी से कुछ क्वेश्चन पूछा, तो जब उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, उस आंसर के खिलाफ अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि वो उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। तो उसके बाद है कि ये तीनों ही चीज़ गलत है भाई, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, 2B और 3rd भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कैन एबॉलिश ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो हमारे स्टेट के अंदर जो विधान परिषद होती है तो उसको बनाने का या एबॉलिश करने का, क्वेश्चन के अंदर एबॉलिश पूछा हुआ है कि इसको ख़त्म करने का पावर जो है वो किसके पास है भाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है भाई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ, यानी कि जो स्टेट विधानसभा के अंदर जो मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं उसमें प्रायर कंसेंट किसका चाहिए होता है भाई, तो ये चाहिए होता है गवर्नर का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ तब बात आ जाएगी प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोई हाई कोर्ट में अगर जज है, अगर उसको रिमूव करना है ड्यूरिंग देयर ऑफिस टाइम तो उसका क्या प्रोसेस है भाई। तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इनमें से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो है टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। हालांकि देखने वाली बात ये है क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 5वें के अंदर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो लिखा हुआ 9th ड्यूटी है हमारी, और जो टू स्ट्राइव थ्रू यानी कि ऑप्शन नंबर डी है ये 10th हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो भारत का संसद है वो उसके अंदर कौन कौन आते हैं भाई। तो प्रेसिडेंट आते हैं, साथ में दोनों हाउसेज आते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है भाई, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लोग सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को मानकर जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है गलत टिक कराते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रेसिडेंट भी इंक्लूड है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम देखते हैं 104 को कि इन इंडिया मोनेटाइजेशन ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इज अचीव्ड थ्रू, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो किस तरह से अचीव किया जाएगा, ये है प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। उसके बाद है जो बाईसाइकिल और कार के अंदर जो बॉल होती हैं, बॉल बेरिंग्स होती हैं, उसका यूज़ क्या है भाई। तो उसका यूज़ है द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो कॉन्टैक्ट होता है उनके बीच में एरिया होता है वो इन दोनों से कम हो जाता है, यानी कि बेरिंग बॉल से। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर।
यानी कि उसको डिसैलिनेशन करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम लोग आरओ यूज़ करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट था कि अगर एक पंखा जो है, मान लीजिए एक फ़ैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, यानी कि अगर हम लोग गर्मी से एकदम से पंखे के नीचे आते हैं तो हमें कंफर्ट फील होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो इसलिए होता है कि जो हमारा परसिपिरेशन है वो जल्दी से उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरियस एक्टिविटी दैट रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग एड्स आर। तो आंसर की के हिसाब से भाई ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है, यानी कि सर्वेलेंस करना, ब्लड ट्रांसफ्यूशन की सेफ्टी रखना और पब्लिक अवेयरनेस तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है, ये वॉशिंगटन के अंदर है। उसके बाद है एक कंप्यूटर की कुछ मेमोरीज थी, इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो लेक्चर बना रखा कंप्यूटर्स का, आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी रहेगी कि अगर मैं बात करूं एक बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर भाई 8 बिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किलो बाइट की, तो किलो बाइट के अंदर वैसे तो 1024 बाइट्स होते हैं, लेकिन 1000 लिखा है तो हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे भाई। उसके बाद है मेगा बाइट, तो मेगा बाइट होता है भाई 1 मिलियन बाइट होता है। अगर गीगा बाइट की बात करूं तो ये 1 बिलियन बाइट होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमें इनकी अरेंजमेंट करनी थी भाई। तो सबसे पहले आएगा ओशियन, उसके बाद आएगा ग्रास लैंड, देन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और फोर्थ है मैनग्रोव्स। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इनकेस अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैं कोई आंसर गलत दे रहा हूँ तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर सही बता सकते हैं भाई। उसके बाद है जो कैग होता है हमारा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति बनती है भाई? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पार्लियामेंट के लिए, ऑप्शन नंबर 3। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन। उसके बाद है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे भाई और पूछा हुआ था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो भाई ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कोल्ड डेजर्ट है वो राजस्थान में नहीं है अगर हम क्वेश्चन के मुताबिक देखें। उसके बाद है विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें गलत जो है भाई वो ऑप्शन नंबर ए है। इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय ए मिनिस्टर। यहाँ पे ओनली वर्ड की भाई दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? कि कोई भी अगर अमेंडमेंट बिल है तो वो मिनिस्टर भी ला सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है भाई? जो वैसे तो जीता है बिंदल एमपी के वोट में जीता है, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के साइड नहीं है, ठीक है, उसको प्राइवेट मिनिस्टर बोल देंगे, करके प्राइवेट मेंबर भी बोल सकते हैं। तो वो अलग बात है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएगा वो पास नहीं होगा, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, लेकिन वो एटलीस्ट बिल इंट्रोड्यूस तो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। उसके बाद अभी 4 स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दे रखे हैं। हमें पता है कि मनु भाकर शूटिंग से बिलोंग करते हैं, पृथ्वी शॉ क्रिकेट से, पीवी सिंधु बैडमिंटन और दीपा करमारकर जिम्नास्टिक से। हमें पता है कि ये दोनों नाम भाई 2016 रियो ओलंपिक से टाइम पे चमके थे, क्योंकि उस समय पर इन दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है REDD+। तो ये क्या चीज़ है भाई? बेसिकली ये एक ग्लोबल मैकेनिज्म है टैकल करने के लिए डिफोरेस्टेशन को और फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को। उसके बाद था मैच द फॉलोइंग। इसके अंदर चिंगूक, राफेल और ब्रह्मोस के बारे में पूछा हुआ था। तो ब्रह्मोस हमें पता है कि मिसाइल है, और जो राफेल जो है वो फाइटर जेट है, और जो चिनूक है वो एक हेलीकॉप्टर है। तो इससे हम लोग आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि इस समय पर आरबीआई के गवर्नर कौन है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, शक्तिकांता दास। उसके बाद है किस स्टेट के अंदर जो था ओनली फ्लोटिंग पार्क था? बात करूँ मैं कीबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, तो ये है मणिपुर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है, यानी कि गलत मैच कौन सा है? तो जो अलगोजा होता है भाई वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसको इधर होना चाहिए था लेकिन नीचे है, इसलिए गलत है। ये लुडी डांस है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, और हंसली जो है एक ऑर्नामेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ही गलत हैं। तो 1 2 3। ये तो हमने जीके डिस्कस किया था, लेकिन जब एग्जाम के बाद भी फाइनल कट ऑफ आई जनरल कैटेगरी के लिए तो वो आई थी 270। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई एग्जाम पेपर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हैं डिस्कस किया जाए, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आप लोगों को मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ।